कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दुबई की चमकदार रोशनी सना की आंखों में पड़ रही थी, लेकिन भीतर अंधेरा वैसा ही था। विमान से उतरते समय उसने खुद को संभाला और फैज़ के साथ बाहर आई। एयरपोर्ट की भीड़, अलग अलग भाषाओं की आवाज़ें, तेज चलती ट्रॉलियां, सब कुछ नया था। फैज़ ने सामान संभाला और कहा कि अब यही उसका घर है। कार में बैठते ही सना ने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमकते बोर्ड। ये शहर बड़ा था, व्यवस्थित था, पर उसके लिए अनजान था। घर पहुंचने पर फैज़ ने उसे हर कमरा दिखाया। अपार्टमेंट साफ और सुसज्जित था। एक कमरा उनके लिए तैयार था। उसने कहा कि वह आराम करे, सफ़र लंबा था। सना ने सिर हिलाया और सूटकेस खोलकर कपड़े अलमारी में रखने लगी। हर कपड़ा रखते समय उसे याद आता कि यह उसके पुराने घर से आया है। पहले कुछ दिन औपचारिकताओं में बीते। बैंक, रेजिडेंसी कार्ड, स्थानीय नियमों की जानकारी। फैज़ व्यस्त रहता, पर शाम को समय निकालता। वह व्यवस्थित व्यक्ति था। उसने सना से पूछा कि वह आगे क्या करना चाहती है। उसने कहा कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है या किसी स्कूल में पढ़ाना चाहती है। फैज़ ने कहा कि वह कोशिश करेगा। ये व्यवहार सहयोगी था, पर सना के मन में जो खाली जगह थी, वह जस की तस रही। वह बालकनी में खड़ी होकर दूर समुद्र की दिशा में देखती रहती। उसे अपने शहर की गलियां याद आती, कॉलेज का रास्ता, लाइब्रेरी का कोना। उधर आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया था। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी। उसके बॉस ने कहा कि अगर वह मेहनत करेगा तो 6 महीने में प्रमोशन मिल सकता है। आर्यन ने स्वीकार किया। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात लौटता, लेकिन खाली समय में उसका मन भटकता। उसने कई बार सोशल मीडिया खोला, फिर बंद कर दिया। उसने सना की कोई नई तस्वीर नहीं देखी थी, पर वह जानता था कि अब वो किसी और जीवन में है। दुबई में एक शाम फैज़ ने सना से कहा कि उसके कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं। सना ने तैयारी की। उसने सादा खाना बनाया। मेहमान आए। बातचीत सामान्य थी। किसी ने पूछा कि शादी अरेंज थी या लव। फैज़ ने मुस्कुराकर कहा कि परिवारों ने तय किया। सना चुप रही। उसने पानी परोसा और बैठ गई। बातचीत में किसी ने भारत का जिक्र किया, किसी ने करियर का। सना ने महसूस किया कि यहाँ उसकी पहचान फैज़ की पत्नी के रूप में है। कुछ दिनों बाद उसने पास के एक इस्लामिक सेंटर में क्लास ज्वाइन की, जहाँ महिलाएं कुरान पढ़ती और चर्चा करतीं। वहाँ उसे कुछ भारतीय महिलाएं मिलीं। उनमें से एक नादिया थी, जो कई सालों से दुबई में थी। उसने पूछा कि शादी को कितना समय हुआ है। सना ने कहा कि अभी शुरुआत है। नादिया ने कहा कि नए देश में ढलने में समय लगता है। सना ने सिर हिलाया। वह अपने अंदर चल रहे द्वंद्व को किसी से नहीं कह पाती थी। एक रात फैज़ ने पूछा, क्या तुम खुश हो? सना ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। यह उत्तर ईमानदार था। फैज़ ने कहा कि वह चाहता है कि उनका रिश्ता भरोसे पर बने। उसने पूछा कि क्या अतीत में कोई था जिसे लेकर वह असहज है। सना ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हर इंसान का अतीत होता है। फैज़ ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन उसके मन में प्रश्न रह गया। उधर आर्यन को एक दिन अनजान नंबर से संदेश मिला, तुम ठीक हो? उसने पहचाना कि यह सना है। उसने जवाब दिया, हाँ। तुम कैसी हो? जवाब आया, नई जगह है। उसने पूछा, सब ठीक? उसने लिखा, सब सामान्य है। बातचीत छोटी रही। दोनों जानते थे कि अब लंबी बातें संभव नहीं। फिर भी यह संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दुबई में समय बीतने लगा। सना ने एक स्कूल में पार्ट टाइम आवेदन किया। इंटरव्यू के लिए गई। वहां उससे उसके अनुभव और शिक्षा के बारे में पूछा गया। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसे अस्थायी नियुक्ति मिल गई। यह उसके लिए राहत थी। अब उसका दिन व्यस्त रहने लगा। सुबह स्कूल, दोपहर घर, शाम को कभी कभी बाजार। फैज़ ने उसका समर्थन किया। उसने कहा कि काम से मन लगा रहेगा, लेकिन रातें अभी भी कठिन थीं। कभी कभी वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अगर उसने उस दिन अलग निर्णय लिया होता तो क्या होता। उसने एक बार आर्यन को लंबा संदेश लिखने की कोशिश की, पर फिर डिलीट कर दिया।
उसने तय किया कि वह अब अपने वर्तमान को स्वीकार करेगी। आर्यन के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ऑफिस में उसकी टीम में नई सदस्य आई, जिसका नाम रिया था। वह समझदार और स्पष्ट बोलने वाली थी। उसने काम में आर्यन की मदद की। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी, पर यह सिर्फ पेशेवर थी। निखिल ने फोन पर कहा कि जीवन रुकता नहीं। आर्यन ने कहा कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक अध्याय बंद नहीं हुआ। दुबई में एक दिन फैज़ के किसी रिश्तेदार ने भारत से फ़ोन किया और सना के पुराने शहर का जिक्र किया। बातचीत के दौरान कॉलेज का नाम भी आया। फैज़ ने सहजता से पूछा, वहीं पढ़ती थी न? सना ने कहा, हाँ। फैज़ ने आगे कुछ नहीं पूछा, पर उसके चेहरे पर क्षणिक परिवर्तन आया जिसे सना ने देख लिया। उसे लगा कि शायद अतीत पूरी तरह दफन नहीं है। कुछ हफ्तों बाद फैज़ ने कहा कि कंपनी उसे 6 महीने के लिए यूरोप भेज सकती है। उसने पूछा कि क्या सना उसके साथ जाएगी। वीज़ा प्रक्रिया लंबी थी, इसलिए शायद कुछ समय के लिए उसे अकेले रहना पड़े। ये सुनकर सना चौंकी। उसने सोचा कि नए देश में फिर से अकेलापन झेलना होगा। फैज़ ने कहा कि वो कोशिश करेगा कि उसे साथ ले जाए। उधर आर्यन को प्रमोशन मिला। उसने अपने माता पिता को खबर दी। घर में संतोष था। माँ ने कहा कि अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। आर्यन ने बात टाल दी। उसने कहा कि अभी समय है। वो किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। दुबई में एक शाम सना को स्कूल से लौटते समय तेज बारिश में फंसना पड़ा। सड़क पर पानी भर गया। उसे अचानक वह दिन याद आया जब कॉलेज में बारिश में वह और आर्यन भीगे थे। वह याद अनायास आई। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ स्मृति है। घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले और चाय बनाई। फैज़ ने पूछा कि वह चुप क्यों है। उसने कहा कि थक गई है। कुछ दिन बाद फैज़ को कंपनी से पुष्टि मिली कि उसे 3 महीने के लिए यूरोप जाना होगा और सना वीज़ा के कारण तुरंत साथ नहीं जा सकेगी। उसने कहा कि यह अस्थायी है। सना ने सिर हिलाया। उसके भीतर फिर एक खालीपन आ गया। उसने सोचा कि अब वह अकेले इस शहर में रहेगी। फैज़ के जाने से पहले दोनों ने साथ समय बिताने की कोशिश की। उन्होंने समुद्र किनारे शाम बिताई। फैज़ ने कहा कि वह चाहता है कि उनका रिश्ता मजबूत हो। उसने फिर पूछा कि क्या वह किसी और को भूल नहीं पा रही। इस बार सना ने कहा, कुछ बातें समय लेती हैं। फैज़ ने शांत स्वर में कहा, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, पर सच जानना चाहता हूँ। सना ने उत्तर नहीं दिया। फैज़ यूरोप चला गया। अपार्टमेंट में अब सन्नाटा था। सना सुबह स्कूल जाती, शाम को लौटकर अकेले खाना बनाती। खाली समय में वो किताब पढ़ती। एक रात उसने फ़ोन उठाया और आर्यन को संदेश भेजा, क्या तुम कभी सोचते हो कि सब अलग हो सकता था? जवाब आया, सोचना बंद नहीं किया। ये बातचीत देर रात तक चली। उन्होंने पहली बार खुले शब्दों में अतीत को स्वीकार किया। सना ने लिखा कि निकाह के दिन उसने खुद को समझाया था कि यही सही है। आर्यन ने लिखा कि वह अब भी उस दिन को याद करता है जब वह गेट पर खड़ा था। लेकिन सुबह होते ही सना ने खुद को संयमित किया। उसने लिखा, हमें रुकना चाहिए। आर्यन ने जवाब दिया, हाँ। दोनों जानते थे कि यह रास्ता आगे और जटिल हो सकता है। दुबई की सुबहें व्यवस्थित थीं, पर सना के भीतर का क्रम टूट चुका था। फैज़ यूरोप जा चुका था और अपार्टमेंट में अब सिर्फ घड़ी की आवाज़ और एस बड़ी ई की हल्की गूंज थी। वो रोज़ की तरह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, स्टाफ रूम में चाय पीती और समय पर लौट आती। बाहर से सब सामान्य दिखता था, भीतर एक अनकहा दबाव बढ़ रहा था। पिछली रात की वह बातचीत, जिसमें उसने और आर्यन ने अतीत को शब्द दिए थे, बार बार उसके मन में लौट रही थी। उसने सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन देखा, फिर खुद को रोका। उसने तय किया था कि आगे संपर्क सीमित रहेगा, लेकिन सीमाएं हमेशा स्पष्ट नहीं रहतीं। आर्यन भी उस रात के बाद अस्थिर था। उसने सोचा था कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर सना का संदेश जैसे पुराने पन्ने फिर खोल गया। उसने सुबह जल्दी ऑफिस जाना शुरू कर दिया ताकि व्यस्तता उसे सोचने का मौका न दे। रिया ने ध्यान दिया कि वो पहले से ज्यादा चुप है। उसने पूछा, सब ठीक? आर्यन ने सामान्य स्वर में कहा, हाँ।
पर काम में छोटी छोटी गलतियां होने लगीं। बॉस ने एक दिन कहा कि उसे ध्यान केंद्रित करना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। दुबई में सना ने खुद को अनुशासन में रखने के लिए नई दिनचर्या बनाई। स्कूल के बाद वह पास की लाइब्रेरी जाने लगी। वहाँ भारतीय, पाकिस्तानी और अरब छात्र पढ़ते थे। किताबों के बीच बैठकर उसे कॉलेज का समय याद आता, पर वह खुद को रोकती। उसने एक डायरी खरीदी और तय किया कि जो कहना है कागज पर लिखेगी, फोन पर नहीं। उसने पहले पन्ने पर लिखा कि वह अब अपने वर्तमान को समझना चाहती है। फैज रोज कॉल करता। यूरोप का शहर अलग था, समय का अंतर भी। वह अपने प्रोजेक्ट की बातें करता, नई टीम का जिक्र करता। उसने एक दिन कहा कि वहाँ के लोग रिश्तों को अलग तरह से देखते हैं। उसने सहजता से पूछा कि सना का दिन कैसा रहा। सना ने स्कूल, बच्चों और लाइब्रेरी का जिक्र किया। बातचीत सामान्य रही, पर दूरी साफ थी। फैज ने कहा कि वह 3 महीने बाद लौटेगा और चाहता है कि तब तक सना का वीज़ा भी तैयार हो जाए। एक शाम स्कूल में एक कार्यक्रम था। सना को बच्चों के साथ मंच पर जाना था। उसने हिजाब ठीक किया और मंच पर खड़ी हुई। तालियां बजीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टाफ ने तस्वीरें लीं। उसी समय किसी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल दी। अगले दिन फैज ने कॉल पर पूछा, तुम्हारी तस्वीर देखी, अच्छा लगा। सना ने धन्यवाद कहा। उसे राहत हुई कि वह सामान्य बात कर रहा है। उधर आर्यन को अचानक सना का एक पुराना फोटो याद आया जिसमें वह लाइब्रेरी में बैठी थी। उसने फोन खोला, पर खुद को रोका। उसने तय किया कि वह पीछे नहीं जाएगा। उसी रात उसे फिर सना का संदेश मिला, आज स्कूल में कार्यक्रम था। उसने जवाब दिया, अच्छा है। बातचीत छोटी रही, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि संपर्क फिर शुरू हो गया है। दिनों के साथ यह संपर्क बढ़ने लगा। शुरुआत में सामान्य बातें थीं, फिर धीरे धीरे पुराने संदर्भ आने लगे। सना ने लिखा कि कभी कभी उसे लगता है कि उसने जल्दबाजी में निर्णय स्वीकार किया। आर्यन ने लिखा कि वह भी उस दिन गेट पर जाने के बाद समझ नहीं पाया कि सही क्या था। दोनों अपने अपने निर्णयों का विश्लेषण कर रहे थे। एक रात सना ने लिखा, अगर मैं उस दिन सच बोल देती तो। आर्यन ने जवाब दिया, शायद हालात और बिगड़ते। सना ने लिखा, या शायद साफ हो जाते। ये वाक्य लंबी बहस का कारण बन सकता था, पर दोनों ने बात यहीं रोक दी। वे जानते थे कि यह रास्ता खतरनाक है। इसी बीच एक घटना हुई जिसने स्थिति बदल दी। फैज ने अचानक वीडियो कॉल किया। सना ने फोन उठाया। कमरे में रोशनी कम थी। फैज ने कहा कि वह कुछ देर पहले ऑनलाइन था और देखा कि सना देर रात तक सक्रिय थी। उसने सहज स्वर में पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि स्कूल की सहेली से। फैज ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में संदेह था। उसने कहा कि रिश्ते में पारदर्शिता जरूरी है। उस रात के बाद सना असहज हो गई। उसने आर्यन को संदेश भेजा कि अब संपर्क कम करना होगा। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि फैज ने देर रात की गतिविधि नोटिस की है। आर्यन ने लिखा, मैं समस्या नहीं बनना चाहता। सना ने कहा, मुद्दा समस्या का नहीं, परिणाम का है। ये वाक्य स्पष्ट था। कुछ दिन तक बातचीत बंद रही। सना ने खुद को पढ़ाई और काम में लगा लिया, लेकिन भीतर जो उलझन थी वह बढ़ती गई। उसने सोचा कि क्या वह 2 अलग दिशाओं में चल रही है। एक दिशा वह है जिसे परिवार ने चुना, दूसरी वह जिसे उसने कभी अपने मन से महसूस किया। आर्यन ने भी दूरी बनाए रखी। उसने रिया के साथ प्रोजेक्ट पर काम किया। रिया ने एक दिन पूछा कि क्या वह कभी किसी के लिए गंभीर था। आर्यन ने विषय बदल दिया। वो किसी नए रिश्ते की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। दुबई में एक शाम नादिया ने सना को घर बुलाया। वहाँ कुछ महिलाएं बैठी थीं। चर्चा विवाह और विश्वास पर थी। किसी ने कहा कि निकाह भरोसे का अनुबंध है। सना ने चुपचाप सुना। उसने सोचा कि क्या उसने खुद को पूरी तरह इस अनुबंध में शामिल किया है। कुछ हफ्तों बाद फैज ने कहा कि उसका प्रोजेक्ट अपेक्षा से पहले खत्म हो सकता है और वह जल्द लौट सकता है। ये खबर सुनकर सना के भीतर घबराहट हुई। उसे लगा कि अब उसे स्पष्ट निर्णय लेना होगा।
उसने उसी रात आर्यन को संदेश भेजा, वह जल्दी लौट सकता है। आर्यन ने लिखा, तुम क्या चाहती हो? ये वही प्रश्न था जो पहले भी पूछा गया था। सना ने लिखा, मैं स्पष्ट नहीं हूँ। आर्यन ने पहली बार लिखा, अगर तुम सच में असंतुष्ट हो तो तुम्हें खुद से ईमानदार होना होगा। ये सलाह थी, दबाव नहीं। सना ने जवाब नहीं दिया। वह देर तक जागती रही। उसने डायरी खोली और लिखा कि वह 2 जीवन नहीं जी सकती। अगले दिन उसने फैज़ को लंबा संदेश लिखा, जिसमें उसने स्वीकार किया कि शादी के समय उसका मन पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने ये भी लिखा कि वह कोशिश कर रही है, पर उसे समय चाहिए। फैज़ ने जवाब दिया कि वह लौटकर खुलकर बात करेगा। उसके शब्द शांत थे, पर संकेत था कि बातचीत गंभीर होगी। उधर आर्यन को लगा कि स्थिति निर्णायक मोड़ पर है। उसने निखिल से बात की। निखिल ने कहा कि उसे किसी और के विवाह में दखल नहीं देना चाहिए। आर्यन ने कहा कि वह सिर्फ सच जानना चाहता है। निखिल ने कहा कि सच कभी कभी सबके लिए कठिन होता है। फैज़ अपेक्षा से पहले लौट आया। उसने सना को एयरपोर्ट से कॉल किया कि वह घर पहुंच रहा है। सना ने घर व्यवस्थित किया। दरवाज़ा खुला। फैज़ अंदर आया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। उसने बैग रखा और कहा, हमें बात करनी है। ये वाक्य सीधा था। रात को उन्होंने बैठकर लंबी बातचीत की। फैज़ ने कहा कि उसे महसूस हो रहा है कि सना पूरी तरह इस रिश्ते में नहीं है। उसने पूछा कि क्या अतीत अब भी वर्तमान पर असर डाल रहा है। सना ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि कॉलेज में वह किसी के करीब थी। फैज़ शांत रहा। उसने पूछा, क्या अब भी? सना ने कहा, मैंने दूरी रखने की कोशिश की है। यह आधा सच था। फैज़ ने कहा कि उसे झूठ से समस्या है, अतीत से नहीं। उसने पूछा कि क्या वह इस रिश्ते को मौका देना चाहती है। सना ने कहा कि वह कोशिश करना चाहती है, पर उसे खुद को समझने के लिए समय चाहिए। फैज़ ने कुछ देर बाद कहा कि वो उसे समय देगा, पर शर्त है कि अब कोई छुपा संपर्क नहीं होगा। उस रात सना ने फ़ोन उठाया और आर्यन को अंतिम संदेश लिखा, हमें यहीं रुकना होगा। उसने कारण भी बताया। आर्यन ने लंबा जवाब नहीं दिया। उसने लिखा, मैं समझता हूँ। ये स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, पर उसने विरोध नहीं किया। आरिफ पूरी रात नहीं सो पाया। कमरे की लाइट बंद थी लेकिन उसके दिमाग में सवालों की रोशनी लगातार जल रही थी। मोबाइल बार बार हाथ में लेकर वह चैट खोलता और फिर बंद कर देता। आयशा का आखिरी मैसेज अभी भी स्क्रीन पर था, अगर सच नहीं बता सकते तो झूठ भी मत बोलो। यह एक छोटी सी लाइन थी लेकिन उसने आरिफ की नींद, सुकून और भरोसा तीनों छीन लिया था। सुबह की अजान की आवाज़ आई तो उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई लेकिन उसके अंदर जो गर्म बेचैनी थी वह कम नहीं हुई। उसे एहसास था कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। कॉलेज में सब कुछ सामान्य दिखेगा पर अंदर ही अंदर एक खाई बन चुकी है। वह जानता था कि अगर आज उसने सच साफ शब्दों में नहीं कहा तो मामला और उलझ जाएगा। दूसरी तरफ आयशा भी अपने कमरे में चुप बैठी थी। उसकी माँ नाश्ते के लिए आवाज़ लगा रही थी पर वह आईने के सामने खड़ी बस खुद को देख रही थी। उसे पहली बार लगा कि पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, पहचान उस रास्ते से होती है जिसे हम चुनते हैं। उसने तय किया कि आज वह आरिफ से सीधे सवाल करेगी। छुपने का समय खत्म हो चुका था। कॉलेज पहुंचते ही उसने उसे ढूंढना शुरू किया। आरिफ लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर वही तनाव साफ दिख रहा था। दोनों की नज़रें मिली पर इस बार मुस्कान नहीं आई। आयशा ने बिना घुमाए सीधे कहा, तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में पता है? आरिफ ने एक पल चुप रहकर कहा, नहीं। और बताने का इरादा? उसने अगला सवाल किया। आरिफ ने गर्दन झुका ली। ये चुप्पी ही जवाब थी। आयशा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं किसी छुपे हुए रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो साफ रास्ता चुनो। आरिफ ने कहा, मोहब्बत है, लेकिन हालात आसान नहीं हैं। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, आसान रास्ता ही चुनना था तो मुझे अपनी जिंदगी में लाए ही क्यों? उसके शब्द सीधे थे, उनमें आरोप था पर शोर नहीं था। आरिफ समझ रहा था कि वह गलती पर है लेकिन वह अपने परिवार की सख्ती से भी डरता था।
उसके पिता हमेशा कहते थे कि घर की इज्जत सबसे ऊपर है। उनकी नज़र में रिश्ते मजहब की सीमा के अंदर होने चाहिए। आरिफ ने कभी खुलकर विरोध नहीं किया था। आज पहली बार उसे लगा कि वह दो दिशाओं में खड़ा है। कॉलेज में ये तनाव छुपा नहीं रह सका। दोस्तों ने महसूस किया कि दोनों के बीच कुछ बदल गया है। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा कि मामला घर तक पहुंच गया है। किसी ने कहा कि आरिफ पीछे हट रहा है। आयशा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर पड़ रहा था। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि लोग उसके बारे में अटकलें लगाएं। उसने तय किया कि अब वह दूरी रखेगी। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। क्लास खत्म होते ही सीधे घर चली जाती। आरिफ कई बार पास आने की कोशिश करता पर वो औपचारिक जवाब देकर निकल जाती। एक शाम आरिफ ने उसे मैसेज किया, मिलना है, जरूरी बात है। काफी देर तक जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ एक शब्द आया, ठीक। वे कॉलेज के पीछे वाले पुराने मैदान में मिले। आसमान पर बादल थे और हवा तेज चल रही थी। आरिफ ने कहा, मैंने घर पर इशारा किया था कि मुझे कोई पसंद है। आयशा ने पूछा, नाम लिया? उसने सिर हिलाकर ना कहा। आयशा ने कहा, डर किस बात का है? आरिफ ने पहली बार खुलकर कहा, डर यह है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर आयशा कुछ पल शांत रही। फिर बोली, तो तुम्हें पहले ही साफ कहना चाहिए था कि तुम्हारी हिम्मत सीमित है। ये वाक्य आरिफ के लिए तीर जैसा था। उसने कहा, मुझे वक्त दो। आयशा ने उत्तर दिया, वक्त तब दिया जाता है जब सामने वाला कदम बढ़ा रहा हो, रुका नहीं हो। इस बातचीत के बाद दूरी और बढ़ गई। उसी बीच कॉलेज में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलग अलग समुदायों के छात्र अपनी परंपराओं के बारे में बोल रहे थे। आयशा ने इस्लामी इतिहास पर एक प्रस्तुति दी। उसने शिक्षा, न्याय और इंसाफ के सिद्धांतों पर बात की। पूरा हॉल शांत था। आरिफ पीछे बैठा सुन रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आयशा सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह अपनी पहचान पर गर्व करने वाली इंसान है। कार्यक्रम के बाद कई छात्रों ने उसकी तारीफ की। आरिफ आगे बढ़ा पर आयशा ने सिर्फ धन्यवाद कहा और दूसरी तरफ मुड़ गई। ये दूरी अब औपचारिक हो चुकी थी। घर पर हालात अलग दिशा में जा रहे थे। आरिफ के चाचा ने एक रिश्ते का जिक्र छेड़ा। लड़की उनके ही समुदाय की थी और परिवार जान पहचान का था। पिता ने तुरंत रुचि दिखाई। आरिफ के सामने बात रखी गई। उसने कहा कि अभी पढ़ाई पूरी करनी है। पिता ने कहा, रिश्ता तय करने का मतलब शादी कल नहीं है। ये बात सुनकर आरिफ के भीतर घबराहट बढ़ गई। उसे लगा कि अगर उसने अभी आवाज नहीं उठाई तो रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन उसने फिर भी आयशा का नाम नहीं लिया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उधर आयशा के घर में भी दबाव आने लगा। उसकी बड़ी फूफी ने एक दिन कहा कि लड़की की उम्र निकल रही है, अच्छे प्रस्ताव ठुकराना समझदारी नहीं। आयशा ने साफ कहा कि वह अभी पढ़ाई करना चाहती है। माँ ने उसकी बात मानी पर चेहरे पर चिंता साफ थी। समाज की निगाहें हर घर पर रहती हैं। आयशा जानती थी कि अगर उसका रिश्ता किसी दूसरे मजहब में हुआ तो सवाल उठेंगे, लेकिन उसे भरोसा था कि सच्चाई और सम्मान से बात की जाए तो रास्ता निकल सकता है। समस्या ये थी कि सामने वाला खुद तय नहीं कर पा रहा था। एक दिन अचानक कॉलेज में खबर फैली कि आरिफ के घर वाले लड़की देखने जा रहे हैं। ये बात किसने फैलाई पता नहीं, पर आयशा तक पहुंच गई। उसने सीधे आरिफ से पूछा। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, फिर माना कि बात चल रही है। आयशा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं किसी की बैकअप नहीं बनूंगी। आरिफ ने कहा, ऐसा मत कहो। आयशा ने उत्तर दिया, सच सुनना मुश्किल होता है, पर यही हकीकत है। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। परीक्षाएं नजदीक थीं। दोनों एक ही क्लास में बैठते पर अब बीच में खाली कुर्सी रहती। दोस्त समझ चुके थे कि रिश्ता टूटने की तरफ है। एक शाम आरिफ ने आखिर हिम्मत जुटाई और घर पर साफ कहा कि वो किसी को पसंद करता है और वह मुस्लिम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने सख्त आवाज में पूछा, कब से? उसने जवाब दिया, 2 साल से।
माँ ने हैरानी से उसे देखा। पिता ने कहा, तुम्हें पता है हमारे घर के नियम क्या हैं? आरिफ ने कहा, मुझे पता है, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर यह कदम उठाया तो घर से रिश्ता खत्म समझो। ये सुनकर आरिफ चुप हो गया। उसके पास जवाब था पर साहस नहीं। उधर आयशा को भी खबर मिली कि आरिफ ने घर पर बात की है और विरोध हुआ है। उसने सोचा कि शायद अब वो उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन अगले ही दिन आरिफ का व्यवहार बदला हुआ था। वो कम बोल रहा था, नजरें चुरा रहा था। आयशा ने समझ लिया कि घर का दबाव भारी पड़ गया है। उसने उससे आखिरी बार पूछा, क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? आरिफ ने धीमे स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आयशा ने सिर हिलाया और बोली, कोशिश और निर्णय में फर्क होता है। ये कहकर वह चली गई। कुछ दिनों बाद आधिकारिक तौर पर आरिफ के घर से रिश्ता लगभग तय होने की खबर आई। सगाई की तारीख अभी नहीं थी पर परिवार ने हामी भर दी थी। ये खबर आयशा के लिए अंतिम चोट थी। उसने किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। उसने बस अपने अंदर एक दरवाजा बंद कर दिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भर दिया। उसका लक्ष्य अब शहर से बाहर जाना था। वो समझ चुकी थी कि जिस व्यक्ति ने साथ देने का वादा किया था वो खुद अपने डर से बाहर नहीं निकल पाया। आरिफ अंदर से टूट रहा था। उसने सगाई के लिए हाँ तो नहीं कही थी पर खुलकर ना भी नहीं कहा। वो बीच में लटका हुआ था। एक रात उसने आयशा को कॉल किया पर फोन नहीं उठा। उसने लंबा मैसेज लिखा जिसमें पछतावा था, डर था, सफाई थी। जवाब सुबह आया, अब शब्दों का कोई मतलब नहीं। ये लाइन पढ़कर उसे पहली बार अपनी कमजोरी का पूरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह सगाई तोड़ देगा, लेकिन उसी समय पिता की तबीयत खराब हो गई। घर का माहौल भावनात्मक दबाव से भर गया। उसे लगा कि इस समय विरोध करना स्वार्थ होगा। उसने चुप रहना चुना। आयशा ने स्कॉलरशिप इंटरव्यू दिया और उसे दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया। ये खबर उसने सिर्फ अपनी माँ को बताई। घर में खुशी थी पर एक उदासी भी थी कि बेटी दूर जाएगी। आयशा ने तय किया कि जाने से पहले वह किसी से नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत ने एक आखिरी मुलाकात तय कर रखी थी। कॉलेज के आखिरी दिन प्रमाण पत्र लेने के लिए दोनों एक ही समय पहुंचे। गलियारे में अचानक आमना सामना हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरिफ ने कहा, क्या यह अंत है? आयशा ने जवाब दिया, अंत तब होता है जब शुरुआत सच्ची हो। ये वाक्य सुनकर वह समझ गया कि अब लौटना आसान नहीं। उस दिन के बाद आयशा शहर छोड़कर चली गई। आरिफ की सगाई की तारीख तय हो गई। घर में तैयारी शुरू हो गई। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था लेकिन अंदर एक खालीपन था। उसने कई बार सोचा कि ट्रेन पकड़कर आयशा के पास चला जाए, पर हर बार परिवार की छवि सामने आ जाती। वो दो दुनियाओं के बीच फंसा रहा और कोई भी पूरी तरह उसकी नहीं रही। उधर नए शहर में आयशा ने खुद को पढ़ाई और नए माहौल में ढाल लिया। उसने तय किया कि वह अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर चलते समय दर्द देते हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताना।